देखिए सर, तो टैक्सेशन का हमारा आज फर्स्ट क्लास है, पर स्टार्ट करते हैं हमारा। तो सर टैक्सेशन का सिलेबस में देखिए आपका क्या है, टोटल 80 मार्क्स का सिलेबस है, ठीक है, और 20 मार्क्स का हमारा इंटरनल हो गया। 80 मार्क्स का सिलेबस में आपका पूरा डायरेक्ट टैक्स है, क्या है बताइए, डायरेक्ट टैक्स। लास्ट क्लास में आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़े थे, और डायरेक्ट टैक्स में जो एक ही टैक्स अभी है हमारा वो है इनकम टैक्स। तो बेसिकली अपने को इनकम टैक्स पढ़ना है, और इनकम टैक्स में जो हमारा सिलेबस है पूरा इंटायर, वो आपको निकालना है कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। आपका जो पूरा सिलेबस है ये टोटल इनकम के ऊपर निकालना है। आप लोग सीखेंगे कि टोटल इनकम कैसे निकालते हैं टैक्स में, और उसके ऊपर में डिफरेंट जो स्लैब रेट होता है उसके बेसिस में हमारा टैक्स कितना परसेंटेज लगेगा, टैक्स का अमाउंट कितना होगा, ये आपका सिलेबस में है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं हम अपने लोगों को क्या क्या रीड करना है। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है ना, यूनिट 1, ये पूरा बेसिक है। ये क्या है सर, ये बेसिक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो में बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, ये जो हमारा पार्ट है ए नंबर, ये अपने लोग को आज कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में अपने लोग इनकम टैक्स के बारे में जानेंगे। इनकम टैक्स में डिफरेंट जो डेफिनेशन है, प्रीवियस ईयर क्या है, एसएससी किसको बोलते हैं नहीं बोलते हैं, पर्सन क्या है नहीं है, अनडिस्क्लोज इनकम क्या होता नहीं होता, ये सारे के बारे में रीड करना है, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी हमारे ऊपर में कितना परसेंट है, ओल्ड रिजीम कौन सा है, न्यू रिजीम कौन सा है, बहुत सारा है। समझ आइए, कॉमर्स में विदाउट टैक्सेशन आप आपने अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं पढ़ा, समझ गए। तो आज बेसिक ऑफ टैक्सेशन अपने को कंप्लीट करना है। फिर दूसरा है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस का जो चैप्टर है, ये बेसिकली बताता है कि इंडिया में जो पर्सन रहता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अपने लोग, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। उसका क्राइटेरिया क्या है वो रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोग पढ़ेंगे। इनकम में बेसिकली इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, यहां आप लिख सकते हो वहां पे एग्जेम्प्टेड इनकम। कौन सा इनकम, मतलब कौन सा इनकम के ऊपर में टैक्सेबल नहीं होगा, उसको एग्जेम्प्टेड इनकम बोलते हैं। एग्रीकल्चर इनकम में सर, एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है कि कौन सा इनकम हमारा एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर करता है, और एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। अब ये जो एग्जेम्प्टेड बोला ना सर, ये सो कॉल्ड एग्जेम्प्टेड है। क्या है, सो कॉल्ड एग्जेम्प्टेड है, एक्चुअली एग्जेम्प्टेड नहीं है और है भी। इसमें ना गुमराह किया है, कैसे किया है हम आप लोग को बताएंगे आगे चल के। नेक्स्ट में सर इनकम, ये जो आपका जो मेन चैप्टर है ना, ये यूनिट 2 और यूनिट 3, दिस आर दी मेन टॉपिक आपका यही है। पूरा जो आधा है 80 में से 40 मार्क्स आपका यही है, दैट इज इन डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। यही मेन है हमारा, मतलब टैक्स का जो मेन जो हमारा हेडिंग है, मेन जो पर्पस है टैक्स पढ़ने का, वो 3, ये दिस आर दी 5 है। तो डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन किसको बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है जो कि अपने को रीड करना है। इसके बाद में हमारा और क्या है सर, इसके बाद में ये जो हमारा सेटअप वाला जो चैप्टर है, इनकम फ्रॉम अदर्स आपका सोर्सेज में है, ठीक है। ये क्लबिंग वाला चैप्टर है, ये सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड, डिडक्शन और रिबेट, ठीक है। ये 15 मार्क्स का है। तो अगर आप टोटल 40 मार्क्स में देखोगे तो क्या है हमारा 40 मार्क्स से डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम हो गया, 15 मार्क्स ये क्लबिंग पे आ गया, और ये जो हमारा 10 नंबर है, ये 10 नंबर बेसिकली इसके लिए। तो 30 मार्क्स यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड सैलरी से हो गया। अच्छा 25 मतलब सॉरी 55 मार्क्स है सर, एक मिनट ये गलत हो गया, 55 मार्क्स है सर, ठीक है, 55 मार्क्स है। तो 55 मार्क्स आपका ये वाला हेड वाला भी चैप्टर है। 30 नंबर हाउस प्रॉपर्टी सैलरीज और ये 25 नंबर का सर, समझ गया। 80 में से तो 55 ये 5 हेड्स ऑफ इनकम ही ले लिया। बाकी जो आप लोगों का बच गया 25 नंबर का है, वो 10 नंबर का बेसिक पे है, और बाकी का 15 नंबर डिडक्शन, रिबेट वगैरह ये सारे पे, ठीक है। तो सर स्टार्ट करते हैं अपने लोग फर्स्ट चैप्टर हमारा। तो फर्स्ट चैप्टर दैट इज बेसिक ऑफ इनकम टैक्स एंड बेसिक ऑफ टैक्सेशन और टैक्स स्ट्रक्चर।
तो टैक्स में जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि टैक्स एक्चुअल में है क्या, लॉ है, क्या है टैक्स। टैक्स में आपको पढ़ाया था सर, टैक्स किसको बोलते हैं बताइए, क्या बोला था टैक्स के बारे में, एग्जॉशन ऑफ मनी है ना सर, अंडर एनी एक्ट, एग्जॉशन ऑफ मनी मतलब एक्ट में लिखा है, कहां लिखा है, अंडर एनी एक्ट या फिर लॉ। अब हमको बताइए कि ये लॉ जो एक्ट है ये कैसे बनता है, इसका प्रोसेस समझना पड़ेगा अपने को। मतलब कोई भी अगर अपने से पैसा लेता है गवर्नमेंट, तो ऐसे ले नहीं सकता है पैसा, उसको एक्ट बनाना पड़ेगा। पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा, जो पूरे इंडिया में अप्लीकेबल होगा, तब पूरा इंडिया उसको पैसा देने का राइट होता है, अदरवाइज पैसा नहीं देंगे, कोई कलेक्ट नहीं कर सकता। अब जैसा टोल टैक्स वगैरह है ना, यहाँ पे जो केसेस वगैरह है, अगर आप हेलमेट नहीं चलाएं तो भी 1000 रुपए का फाइन बढ़ा दिया, 100 से 1000 रुपए। हाँ, तो ये जो लॉ बना है, ये कौन लॉ बना रहा है, ये कौन बना है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ना वो लेस डाउन किया हुआ है, कौन सा लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कौन सा लॉ स्टेट गवर्नमेंट का है, क्या राइट, क्या ड्यूटी, क्या स्कोप स्टेट गवर्नमेंट का है, क्या राइट, क्या ड्यूटी, क्या स्कोप सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का काम में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम में स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। जैसे इनकम टैक्स, ये किसके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ भी इंफ्लुएंस नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। तो ये पूरा पावर, राइट्स, ड्यूटी सब कहां दिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही टैक्स लेने का भी अधिकार और परमिशन दिया हुआ है, और वो टैक्स बनता कैसे वो अपने को समझना है। तो टैक्स बेसिकली सर बनता है इस तरह से, आप देखोगे तो सबसे पहले आप इसको अपना हायरार्की को समझो। सबसे ऊपर क्या है हमारा, हमारे देश में सबसे ज्यादा अहमियत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान, इससे बड़ा कुछ नहीं। लॉ में लीगल में इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जितने भी लॉयर हैं, पूरा जुडिशियरी जो डिपेंड करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा संविधान के ऊपर, समझ रहे हैं। अगर संविधान हमारा नहीं है तो हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं, हमारा डेमोक्रेसी, हमारा इक्विटी, लिबर्टी है ना, जो अपने लोग रीड किए हैं, वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड है संविधान के ऊपर, ठीक है। तो सबसे ऊपर याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन है। जितना भी लॉ बनेगा, एक्ट बनेगा, किसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। नहीं समझे सर, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है, आप एक बात बोले, मैं एक बात बोला हूं, दोनों आपस में लड़ रहे, अगेंस्ट में लड़ रहा है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का बात को कभी भी रद्द नहीं होगा, आपका बात को दबा दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है वही फॉलो। क्लियर है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स कलेक्ट करने का पॉइंट वहां पे मेंशन किया हुआ है। तो पहले टैक्स था कस्टम ड्यूटी, पहले टैक्स था एक्साइज ड्यूटी, पहले टैक्स था वैट, पहले टैक्स था ये सारा चीज, राइट। इसमें से कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का खाता में था, जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते, पढ़ेंगे अपने लोग। और कुछ टैक्स का लेने का परमिशन स्टेट गवर्नमेंट का था, जिसको स्टेट लिस्ट बोलते थे। अब यहां जीएसटी लाना है, क्या लाना है, जीएसटी लाना है। अब नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ वैट कलेक्ट करो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ एक्साइज कलेक्ट करो, सर्विस टैक्स कलेक्ट करो। वैट बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट लेगा, एक्साइज और सर्विस टैक्स बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। ये कहां लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी ये सबको हटा दिया, एक्साइज हट गया, सर्विस टैक्स हट गया, वैट हट गया, सब हट गया, और ये हट के क्या लाया गया, जीएसटी। क्या लाया गया, जीएसटी। तो सर लिखा हुआ संविधान में एक्साइज और वैट सर्विस टैक्स के बारे में, तो हम जीएसटी कैसे ला सकते हैं। तो अपने को क्या करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशंस को भी चेंज करना होगा। क्या करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशंस को भी चेंज करना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशंस को भी सर चेंज कर सकते हैं, हाँ, उसको अमेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। जब लॉ नेसेसिटी है लाना, और वो लॉ लाएंगे तो अपने को कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो पहले उसको चेंज करना होगा। किसको चेंज करना होगा, पहले कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज करना होगा। चेंज का मतलब आई वुड से अमेंडमेंट करना है। क्या करना, अमेंडमेंट करना। वहां पे जीएसटी पर डाल दिए, बाकी सबको हटा दिए, फिर जीएसटी लॉ हम लोग इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चीज समझ में आ रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशंस को भी चेंज कर सकते हैं, नहीं सर अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या बताइए, बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बोलते हैं, जो राइट टू इक्वलिटी लिबर्टी है ना, ये जो पार्ट है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता।
ये पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर पाया, इसको चेंज करने का पार्लियामेंट के पास भी राइट नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो चेंज नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो एक बार इसमें आते हैं सर, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? 26 जनवरी 1949 को, जिसलिए अपने लोग बोलते हैं रिपब्लिक डे। क्या बोलते हैं? हाँ नहीं, असेंबली हुआ इतना में, केम इनटू इफेक्ट कब हुआ? 26 जनवरी 1949। असेंबली मतलब मिले अपने लोग, और आया कब? 26 जनवरी 1950 में, जिसको अपने लोग रिपब्लिक डे बोलते हैं। सर इसके नीचे में क्या है? इसके नीचे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसको यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं। यही बेसिकली जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो हमारे लीडर है बेसिकली, वो लीडर को अपने लोग अपॉइंट क्या करते हैं? वो लीडर को अपॉइंट करते हैं हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये समझे? मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो एक ब्रांड है, एक हमारा इंडिया का एक नाम है, जैसा प्राइम मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गए, ये सब तो एक पोजीशंस हो गया। ये पोजीशंस में फुलफिल कौन करता है? फुलफिल करता है पॉलिटिशियंस। ठीक है, जो बेसिकली आर लीडर होते हैं, जिनको अपने लोग नॉमिनेट करते हैं, वोट देके जो लीडर बनाते हैं ना, वो इस तख्त में, इस पोजीशन में फिल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट कंप्राइजेस 3 ब्रांचेस। 3 ब्रांचेस को जोड़ के अपने लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। वो 3 ब्रांचेस क्या है? सबसे नंबर 1 लेजिस्लेचर, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं। फिर क्या है सर? एग्जीक्यूटिव। फिर क्या है सर? एग्जीक्यूटिव, इट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। इट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, जो कि क्या है सर? हेड ऑफ द स्टेट है। और फिर आ गया जुडिशरी। इसमें आप यहां पर एक और पिलर ऐड कर सकते हो, मीडिया, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्या बॉडी है? तो मीडिया को आप समझो ना, ये क्रिटिक्स है। ये क्या है सर? ये क्रिटिक्स है। इसका काम क्या हो रहा है? जो गलत हो रहा है उसके बारे में आवाज उठाना। जो गलत हो रहा है वो जुडिशरी में पेश करेगा, जो गलत हो रहा है वो मीडिया के अगेंस्ट में, वो लेजिस्लेचर के अगेंस्ट में आवाज उठाना। तो मीडिया एक्चुअल में हमारा 4th पिलर है, जिसका काम ये है बेसिकली कि वो इनजस्टिस के खिलाफ में जुडिशरी के आगे में पेश करे। अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो गवर्नमेंट गलत करेगी, तो ये गवर्नमेंट का खुलासा जो है वो कहां लेके जाएगा? जुडिशरी में। याद रखिएगा, गवर्नमेंट लॉ पास कर सकता है। लॉ बनाने का जिम्मेदारी किसका है? लेजिस्लेचर का। किसका है? लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का। गवर्नमेंट रन करेगी। आप चीज समझो क्या करना है। हमारे इंडिया में रन कौन करता है? गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दे आर दी बेसिकली एक्शनेबल बॉडी। आप बोल सकते हो ना, जो कि एक्शन लेना है। एग्जीक्यूटिव बॉडी है। वो एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? गवर्नमेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। ये एग्जीक्यूशन बॉडी है। ठीक है, इनका काम है एग्जीक्यूट करना, लॉ बनाना काम नहीं है। इन लोग लॉ को अपना गवर्नमेंट के हिसाब से, बिकॉज ये लोग तो देश चला रहा है, तो देश चलाने के लिए इन लोग को कानून चाहिए, लॉ चाहिए, तो लॉ बनाना पड़ेगा। तो इन लोग रिकमेंड करता है। इन लोग क्या करता है? लॉ बनाने से पहले सबसे पहले एक कमेटी फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है सर? एक कमेटी फॉर्म होता है ना? तो लॉ बनाने से पहले सबसे पहले एक मेरा कमेटी फॉर्म होगा। समझ गए? वो कमेटी क्या करता है? वो कमेटी एक बिल बनाता है। क्या बनाएगा? बिल बनाएगा। बिल दरअसल रिकमेंडेशन है। क्या बताइए? रिकमेंडेशन। अब जैसा एग्रीकल्चर में ऐसा फार्म लॉ बना, तो फार्म लॉ ऐसे थोड़ी ना एक दिन में बन गया। उसके पीछे जो डिफरेंट फार्मर्स हो गए, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल बॉडीज हो गए, डिफरेंट रिसर्चर हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, फार्मर हो गए, डिफरेंट जज वगैरह हो गए, सब मिल के जो भी प्रॉब्लम था उसको आइडेंटिफाई करके और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने लोग अपडेट करने के लिए उस चीज को चेंज करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो हम लोग भी चेंज हो रहे हैं। हम लोग चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी आ रहा है, तो उसके साथ अपने लोग को क्या करना होगा? एडजस्ट करना होगा, ऐड करना होगा, अपडेट करना होगा। अब टेक एग्जांपल मोबाइल। ये मोबाइल जैसा पहले 5 साल पहले था वही है क्या? ये मोबाइल भी हर साल क्या होता है? चेंज हो रहा, अपडेट हो रहा, तो अपने को भी क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। अब जैसे अभी आपका क्रिप्टो बिल आ रहा है ना? तो जो क्रिप्टो बिल आ रहा है तो कैसे आ रहा है? ऐसे आ जा रहा है क्या? टेक्नोलॉजी आया भैया, अब रिक्वायरमेंट है, अब लोग उसमें फंस रहा है, लॉस खा रहा है, स्कैम में जा रहा है। तो प्रोटेक्शन करने का जिम्मेदारी किसका है? हमारा गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? यहाँ पर लॉ लाना चाहेगी, तो गवर्नमेंट लॉ ला रही है। अब लॉ ऐसे थोड़ी ना आएगा, अब उसमें रिसर्च होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपर्ट लोग हैं, पैनल का मीटिंग होगा, जो कि ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है बिजनेस, जैसा वजीरेक्स हो गया, कॉइनडेक्स हो गया, इन लोगों के साथ मीटिंग होगा।
कैसा है नहीं है बताओ, पूरा अपडेट करके फाइनली एक बिल बनता है। ये बिल फिर जाता है किसके पास, गवर्नमेंट के पास। किसके पास, अब अगर सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का तो जाएगा सेंट्रल के पास, और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का बिल है तो किसके पास जाता है, स्टेट के पास। समझ गए। फिर यहां से ये जो गवर्नमेंट है ना, ये जो गवर्नमेंट है ये बिल को क्या देती है, फिर बिल को ये मेरा अप्रूव करती है। क्या करती है सर, अप्रूव करती है। पहले गवर्नमेंट के पास जाता है अप्रूवल करने के लिए। नहीं समझे। आप इमेजिन करो कि सब भैया लोग को हायर किए हैं, भैया लोग सब बड़ा बड़ा भैया लोग सब पूरा बिल बना के दे दिया, बिल बना के हमको दे दिया, बोला देख लो भाई मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए था, अब तुम देख लो। अब तुम देख के तुमको जो अप्रूव करना नहीं करना वो तुम कर लो। तो एक्सपर्ट का काम अप्रूव नहीं करना है, एक्सपर्ट का काम रिकमेंडेशन देके बिल दे देना है। अब मेरे पास आ गया बिल, अब हम अपना भाई लोग को बुलाएं, टीम बना के देख ऐसा ऐसा है, ये करना है। अब अपने लोग खुश हो गए, कुछ चेंज वगैरह करना रहा नहीं करना रहा कर दिए, कर लेने के बाद में अप्रूवल दे दिए। बट ये लॉ नहीं बनेंगे, अभी भी क्या है, बिल है। बट ये अप्रूव बिल है। कौन सा बिल है, अप्रूव बिल। अब इसको लॉ बनाने के लिए हमको कहां लेके जाना होगा, लॉ बनाने के लिए हमको पार्लियामेंट में लाना होगा। लॉ बनाने के लिए हमको पार्लियामेंट में जाना होगा। तो हमको अप्रूवल लेने के लिए कहां पे जाना होगा, पार्लियामेंट में। तो सबसे पहले बिल को इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर बिल को सर्कुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है, जितने भी पार्लियामेंट में जो मेंबर्स है, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, एमपीज बोलते हैं, वहां पे बिल को सर्कुलेट किया जाता है। पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए टाइम दिया जाता है कि भाई आप 1 2 दिन 3 दिन टाइम लो, इसको रीड करो, समझो, और जो भी प्रॉब्लम है नहीं है उसको बिल में क्या करते हैं अपने लोग, पार्लियामेंट में क्या होता है, डिस्कशन होता है ना। वो डिस्कशन कम, आर्गुमेंट ज्यादा, गाली गुप्ता, हाँ, ऐसा ज्यादा होता है। गाली तो आई गेस मैंने सुना है क्या, नहीं, हाँ मारपीट हो जाता है। गाली तो नहीं देगा भाई साहब, मैं तो बाहर होगा। मारपीट वगैरह ये सारा होता है, तो आदमी डिस्कशन करता है, आर्गुमेंट करता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक है। अगर आप कुछ गलत करोगे तो मेरा फर्ज है आपको बोलना। तो पार्लियामेंटेरियन का काम क्या है, बेसिकली कुछ भी लॉ आता नहीं आता उसमें डिस्कशन करना, प्रचार करना, उसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताना, और उस बेसिस में सब लोग क्या करता है, सब लोग अपना हाथ उठा के, सब लोग वोट देके क्या करता है, वो बिल को एक्सेप्ट करता है, पास करता है। तो बिल को जब पास करेगा तो यहाँ पर 2 तरह का पार्लियामेंट है सर, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। लोकसभा मतलब क्या हो गया, लोअर हाउस, और राज्यसभा मतलब अपर हाउस। तो पहले बिल कहाँ जाता है, लोकसभा में, लोकसभा से जैसे पास हो गया फिर कहाँ जाता है, राज्यसभा में, फिर राज्यसभा से किसका साइन होता है, प्रेसिडेंट का एसेंट, तब वो क्या बन जाता है, एक्ट बन। ठीक है। अब लोकसभा के जो मेंबर हैं वो हमारा सेंट्रल इलेक्शन जो होता है, जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, जिसको लोकसभा इलेक्शन बोलते हैं तो लोग, जो 14 में हुआ, 19 में हुआ, अभी 2024 में जो होगा, वहां पे जो मेंबर होते हैं, इलेक्ट होते हैं, वो डायरेक्टली क्या है, लोकसभा के मेंबर। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, लोकसभा। वी डायरेक्टली वोटेड टू दोस पर्सन, टू दोस पीपल हु विल बी सीटेड इन लोकसभा पार्लियामेंट में। तो उसको लोकसभा का मेंबर बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर है डायरेक्टली वोटेड बाय अस नहीं है। अपने लोग जो स्टेट में वोट देते हैं ना, हर एक स्टेट में, वो स्टेट में का सीट तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो स्टेट के बेसिस में ना उन लोग का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्या होता है बताइए। अब वो लीडर लोग नॉमिनेट करेंगे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को, वो रिप्रेजेंटेटिव यहां पे जाके बैठ जाएगा राज्यसभा। ठीक है। तो राज्यसभा के जो मेंबर हो गए, जैसे कपिल सिब्बल हो गए, है ना, आपका गुलाम नबी आजाद हो गया, ठीक है, हाँ, नहीं सुदीप बंदोपाध्याय तो लोकसभा का है ना, समझ गए। तो ये सारे जो लोग हो गए, ये सारे जो लोग हो गए, ये सारे लोग कहां पे जाके बैठते हैं, ये राज्यसभा में जाके। क्लियर हो गया। वहां से बिल पास हो गया, फिर जाता है प्रेसिडेंट का साइन करने के लिए। प्रेसिडेंट का साइन किससे लगता है, प्रेसिडेंट हैज टू चेक कि whether this bill is contradicted with the constitutions or not। ये इनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशंस को अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो क्या कर सकते हैं, वापस करवा सकते हैं, भेज सकते हैं कि ये बिल को आप फिर से चेक करिए, फिर से आप एक्सेप्ट करिए। सेकेंड टाइम अगर लोकसभा से पास हो गए, फिर राज्यसभा में पास हो गए, फिर प्रेसिडेंट के पास आया और कोई चेंजेस वगैरह नहीं हुआ, एज इट इज आ गया, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन। प्रेसिडेंट फिर उस वक्त साइन करना ही पड़ेगा। सेकेंड टाइम अगर वापस आया तो साइन करना पड़ेगा, ही इज बाउंड टू साइन दोस बिल। तो यहां पे प्रेसिडेंट जो हमारे, उनका पावर को थोड़ा सा कम कर दिया, और फिर ये एक्ट बनता है। बट ये एक्ट इफेक्टिव नहीं होगा, ये एक्ट इफेक्टिव होगा जब ये नोटिफाइड होता है, कहां पे, ऑफिशियल गैजेट में। कहां पे होता है ये,
ऑफिशियल गैजेट में जब तक का नोटिफाइड नहीं होगा तब तक वो मेरा अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, अब वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, मतलब सब कुछ हो गया। सिर्फ ये जो चीज है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये अभी तक का बाकी है। गवर्नमेंट जिस दिन भी चाहेगा कि बांग्लादेशी लोग को बाहर करना है, गवर्नमेंट जिस दिन सोचेगा नहीं बांग्लादेशी लोग बहुत हो गया बाहर करो, हम एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, माइंड मत करिएगा भाई साहब। मान ली कि गवर्नमेंट चाह रहा है कि बांग्लादेशी लोग को बाहर करना है, जो जो बांग्लादेशी यहाँ पर है सबको बाहर करो, तो क्या करना है, सिर्फ एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दिएगा कि भैया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इस दिन से एप्लीकेबल है, खत्म। फिर भागना चालू, फिर भागना चालू, सब जो अपना अपना घर जाओ, 1971 का पहले का बिल निकालो, प्रूफ दो, माँ बाप का सब अपना जन्म पत्री वगैरह निकालो कि तुम इंडिया में थे नहीं थे, प्रॉपर्टी खरीदो है तो उसका बिल निकालो, तब तुम इंडियन माने जाओ, समझ गए। तो ये खेला, ये खेला समझ में आया। तो लॉ बन गया, लॉ हमारा पास हो गया, है ना। तो लॉ पास करने का जिम्मेदारी किसका है सर, ये है लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट का साइन। लॉ पास हो जाने के बाद लॉ इंप्लीमेंट करने का जिम्मेदारी किसका है, एग्जीक्यूटिव का। किसका है, गवर्नमेंट का। किसका है सर, गवर्नमेंट का। मतलब जो गवर्नमेंट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करके रखा है ना, उसका जिम्मेदारी है क्या करने का, बताइए, लॉ को इंप्लीमेंट करने का। अब इसमें क्या आता है सर, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं अपने बिहाफ में। क्या लिखा हुआ, प्रेसिडेंट इज टू एक्ट अकॉर्डिंगली, प्रेसिडेंट इज टू एक्ट in accordance with the advice tendered by the head of the government, that is prime minister of India, and his or her council और minister, cabinet minister जिसको बोलते हैं, राइट। ये आर्टिकल 74 में लिखा है। मतलब प्रेसिडेंट खुद कुछ नहीं कर सकते। यूएस में और हमारे में क्या अंतर, यूएस में और हमारे में क्या अंतर, यूएस भी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहां और यहाँ पे क्या फर्क है, वहां पीएम नहीं है, वहां के डायरेक्टली जो इंडिविजुअल हैं डायरेक्टली वोट करते हैं प्रेसिडेंट। बात समझ रहे हैं। फिर प्रेसिडेंट अपने अंडर में मिनिस्टर वगैरह को अपॉइंट करता है, वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो उसका काम है। लेकिन इवेंचुअली अपने लोग डेमोक्रेटिक वहां पे डायरेक्टली वोटेड किसको करता है, प्रेसिडेंट। और वहां पे सबसे ज्यादा पावर किसका है, प्रेसिडेंट। यहाँ पे हमारे लोग डायरेक्टली वोटेड प्रेसिडेंट को नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर को अपने लोग डायरेक्टली वोट करते हैं, लोकसभा इलेक्शन के मेंबर को। फिर वो मेंबर आपस में गठबंधन, जो बोलते हैं यूपीए एनडीए वगैरह होता ना, क्या बोलते हैं, गठबंधन, हाँ गठबंधन बोले, गठबंधन करके आपस में मिलजुल के एक मतलब एक यूनिफॉर्म अलायंस लोग क्रिएट करता है। इस तरह से एनडीए है, यूपीए है, राइट, यूपीए गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये दो गवर्नमेंट फॉर्म्ड है, इन लोग के बेसिस में आपस में फाइट होता है, फिर इन लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और आपस में लोग डिसाइड करके लीडर जो उनका बनता है, लोकसभा इलेक्शन का जो लीडर बनता है वो इज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर। आप जिस तरह से 2019 में फाइट हुआ बिटवीन नरेंद्र मोदी जी और हमारे राहुल गांधी जी के दरमियान पे, है ना। तो यूपीए हार गया, बीजेपी जीत गया, तो उनके लीडर पीएमओ हमारा नरेंद्र मोदी जी बन गया। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए हमारा प्रेसिडेंट का पावर को कम किया गया है। क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट इज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस टेंडर्ड बाय द हेड ऑफ मिनिस्टर। मतलब पीएम हमारे जो एडवाइस देंगे वही करना पड़ेगा, समझ गए। नाउ सर जुडिशरी में आइए। अच्छा ये जो एक्ट है, अब देखिए लॉ बन गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस तरह से डिजाइन किया है ना कि सर आई लव इट, आई लव इट। बेसिकली देखिए लॉ बनाने का जिम्मेदारी किसका है, पार्लियामेंट का। लॉ को एग्जीक्यूट करने का जिम्मेदारी किसका है, किसका है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर और उनके डिफरेंट क्या है, डिफरेंट बताइए, डिफरेंट जो उनके आपका कैबिनेट मिनिस्टर है उनके ऊपर जिम्मेदारी। लेकिन लॉ को अगर कोई वायलेट किया है, कोई कानून का उल्लंघन किया है, कोई तोड़ा है, तो सजा देने का जिम्मेदारी, और सजा दे कौन सकता है, वो गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, वो जुडिशरी दे। समझ रहे हैं। मतलब सजा देने का अधिकार, जेल में भेजने का अधिकार, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फांसी का सजा जो भी देने का अधिकार वो किसके पास है,
जुडिशरी के पास है। गवर्नमेंट आपको कभी भी पनिशमेंट नहीं दे सकता। तो चीज समझ में आ रहा, तीनों बॉडी का लॉ बनाने का किसके पास है, लेजिस्लेचर, और लॉ को इंप्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। लेकिन लॉ को वायलेट करने के बाद में पनिशमेंट कौन देगा, और इन बिटवीन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ पनिशमेंट वगैरह में, तो उसको मेन मीडिया का काम क्या है, उसको लोग का कान पे पहुंचाएं कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है, आप देखो ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, इसका मेन काम है। समझ में आया? तो अब अभी क्या सिचुएशन हो गया, अभी सिचुएशन क्या हो रहा है बताइए। अभी सिचुएशन क्या हो रहा है कि जो हमारे पॉलिटिशियन है वो पूरा एग्जीक्यूटिव में कवर कर लिए, और एग्जीक्यूटिव का ही बंदा ज्यादातर ये लेजिस्लेचर बॉडी को कंप्लीट कर लिया, है ना। और ये लेजिस्लेचर में कंप्लीट करने के बाद में ये जुडिशरी और मीडिया को क्या कर रहे हैं, अभी कंट्रोल कर रहे हैं, डायरेक्टली ने थ्रू इनडायरेक्टली। समझ रहे हैं, यही दिक्कत है। तो जिस दिन अगर हमारा जुडिशरी और मीडिया सैक्रिफाइस हो गया, इंडिपेंडेंसी एंड हो गया, तो फिर जो पिलर है वो पिलर क्या होगा, देखिए थर्ड पिलर है ना, 3 पिलर है, पिलर क्या होगा, हिल जाएगा। और अपने लोग चेयर में बैठे हैं, सपोज चेयर का 4 पिलर है, एक पिलर अगर टूट गया तो फिर क्या होता है, समझ में आया, फिर गिरने का चांसेस होता है। तो ये रीजन है सर, इसलिए चारों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? अब यहां पर आइए सर, देखिए टाइप ऑफ टैक्सेस में क्या है, पढ़िए टाइप ऑफ टैक्सेस में क्या है सर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में 2 चीज है, इनकम टैक्स और टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। ठीक है, ये भी बेसिकली इनकम टैक्स में ही कवर हो जाता है। तो 2 तरह का इनकम टैक्स हो गया, और एक हो गया कि कोई अगर फॉरेन इनकम अगर आप पैसा रखे हैं और कोई एसेट्स को डिस्क्लोज नहीं किए तो उसके ऊपर में भी टैक्स लगे। नहीं समझे? अभी जैसे कि इंडिया का बहुत सारा बड़ा बड़ा आदमी का देखा गया है कि फॉरेन में एसेट्स बहुत ज्यादा, टैक्स को छुपाने के लिए। मैं आपको स्लैब दिखाऊंगा, स्लैब कितना परसेंट है। तो बेसिकली जो हाई एंड अर्निंग है ना, उसको 30% टैक्स देना पड़ता है। और मैं आपको रीजन बताया था, टैक्स नहीं देने की वजह से हमारे देश का क्या हाल हो रहा है, रीजन बताया था आपको। तो अगर ऐसे कमाने वाले लोग जो कि करोड़ रुपया अरबों रुपया फॉरेन में पैसा रखते हैं, फॉरेन का स्विस बैंक में पैसा रखता है, तो उसके ऊपर तो टैक्स लगना चाहिए। अगर वही सारा पैसा हमारा देश में वापस आ जाएगा तो 30% जो हमारा टैक्स है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और 30% से ज्यादा है अनडिस्क्लोज इनकम में, समझ आप पूरा रुपया गवर्नमेंट खा जाएगा। ठीक है, 30% इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह लगा हुआ के चल जाए। तो अगर वो पैसा गवर्नमेंट के पास अगर आ जाएगा तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू इनकम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करके वो सरप्लस हो जाएगा, तो फिर एक्स्ट्रा लोन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक्स्ट्रा अगर पैसा बच गया तो वो लोन को क्या कर सकता है, रीपे भी कर सकता है। समझिए? क्लियर हो गया? तो सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने लोग पढ़ चुके थे, क्या था डायरेक्ट पढ़िए, टैक्स इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन दी सेम पर्सन। टैक्स इम्पैक्ट मतलब बर्डन, और फॉल का मतलब हो गया टैक्स इंसिडेंट मतलब जिसके ऊपर लग रहा है, और इम्पैक्ट मतलब बर्डन सेम पर्सन के ऊपर है, तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इन सिंपल में इट इज लिवाइड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन, देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल में इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स भी था बट वेल्थ टैक्स अभी क्या हो गया, हट गया। It is if tax is levied on the price of goods or services, then it is indirect. Goods and service tax and custom duty. In the case of indirect, the person paying the tax passes on the incident to another person. मैंने आपको बताया था ये किसके ऊपर टैक्स है, इनकम के ऊपर, और ये किसके ऊपर टैक्स है, एक्सपेंस के ऊपर। क्लियर हो गया? एक्सपेंस में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जीएसटी जो है वो इंपैक्ट किसके ऊपर करती है, बिजनेसमैन के ऊपर में, जो जीएसटी नंबर लिया हुआ है इसको बोलती है जीएसटी लगाओ। और ये बंदा किससे कलेक्ट करता है, ये कलेक्ट करता है कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर इसको जीएसटी का पेमेंट करता है, और ये बिजनेसमैन फिर पैसा किसको दे देता है, गवर्नमेंट। समझ रहा है? तो जीएसटी अपने लोग रीड करेंगे आगे, जहां 50% सेंट्रल और स्टेट कलेक्ट करती है, क्यों करती है उसका भी रीजन है। तो ये पॉइंट है। तो जीएसटी देखिए इंप्लीमेंट किसके ऊपर हो रहा है,
बिजनेसमैन के ऊपर में, लेकिन बियर कौन कर रहा है? कंज्यूमर कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम लोग इंडिया में दो तरह का टैक्स देते हैं, एक डायरेक्ट और एक विच इज ह्यूज। अगर आप खर्च कर रहे हैं तो 18% और इनकम कमा रहे हैं तो 30%, कितना हो गया? 48%। फिर भी गवर्नमेंट बोल रहा पैसा नहीं है मेरा पास। ऑलरेडी पैसा नहीं है बिकॉज हमें हमारा खर्चा ज्यादा है। पढ़िए देखिए, पावर टू लिवाई टैक्सेस। अब ये टैक्स चार्ज करने का राइट जो है, अधिकार है, वो कहां दिया गया? संविधान में। उसमें लिखा है तभी टैक्स ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। तो कहां पे लिखा है इस चीज को याद रखिएगा। आर्टिकल 246 में यहां पर मेंशन किया, 265 में लिखा हुआ, नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द ऑथोरिटी ऑफ। कोई भी टैक्स कोई भी कलेक्ट नहीं हो पाएगा जब तक का लॉ में नहीं लिखा हुआ। तो आप लोग देखे होंगे कि रास्ता में अगर आप फंस गए तो ऐसा इशारा आता है, ऐसे रख लेते हैं। तो वो जो लोग ऐसा कर रहे हैं ऑफिसर, वो जो साइड से जो अंडर द टेबल, ऊपर द टेबल, मिठाई का डब्बा, ये सब जो आप सुने हैं, वो जो ले रहे हैं, क्या वो लॉ में लिखा है? वो लॉ में लिखा है? वो लॉ में नहीं लिखा है। देन दोस आर व्हाट? इलीगल करप्शन। हाँ, अगर लॉ में लिखा हुआ कि हाँ भैया आप काम कराने के लिए एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं और वो आपका है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा? लीगल, जो करना करो। समझ गए? तो अगर लॉ पास हुआ तभी लिख सकते हैं आप, अदरवाइज नहीं। ठीक है। फिर क्या लिखा? अ लॉ नीड्स टू बी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। फ्रेम, देखिए यहां पर लिखा हुआ पूरा, अ लॉ नीड्स टू बी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। फ्रेम कौन करेगा? फ्रेम का मतलब क्या हुआ? बनाएगा कौन? गवर्नमेंट। बनाएगा कौन? गवर्नमेंट। और क्या लिखा हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द पावर टू लिवाई एंड कलेक्ट टैक्स विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होता है? टू मेक लॉज ऑन द मैटर इनुमरेटेड इन द 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246। ये 7th शेड्यूल क्या है? इसमें बेसिकली कौन सा टैक्स लगेगा नहीं लगेगा उसका नाम लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? तो इसमें राइट किसको दिया है बनाने का? बताइए। पार्लियामेंट को दिया है सेंट्रल एक्ट के लिए, और स्टेट लेजिस्लेचर को दिया है स्टेट एक्ट के लिए। समझ गए? अब जैसा कि वेस्ट बंगाल में कोई भी लॉ पास हो रहा है तो उसके लिए पार्लियामेंट में मीटिंग होगा, स्टेट लेजिस्लेचर में होता है। जिसको आप वोट दिए एमएलए को, किसको वोट दिए? एमएलए को। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। दे आर दी बेसिकली लेजिस्लेचर। तो उन लोग स्टेट लेवल का लॉ को फॉर्म करता है। क्लियर हो गया? वो स्टेट लेवल का लॉ को बना दिया, वो स्टेट लेवल का लॉ को बना दिया। अब वहां से स्टेट लेवल में उसको चलाने का जिम्मेदारी किसका है? डिफरेंट मिनिस्टर का है ना। हमारे यहाँ पे डिफरेंट मिनिस्टर है, अर्बन मिनिस्टर है, कोल मिनिस्टर है, डिफरेंट जो मिनिस्टर है, उनका काम है वो लॉ को इम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया? और ये कहां पे लिखा हुआ? देखिए क्लियरली मेंशन है, कहां पे लिखा हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल में क्या क्या है पढ़िए। 7th शेड्यूल 246 में यहां पर मेंशन किया हुआ है कि लॉ को फॉर द पर्पस ऑफ लिवाई ऑफ टैक्सेस दो तरह में डिवाइड किया, एक कर दिया यूनियन लिस्ट और एक कर दिया स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो टैक्स का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कलेक्ट कौन करेगा? वो कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पे पार्लियामेंट का अधिकार है। किसका अधिकार है? ऐसा लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट में। और स्टेट लिस्ट में जो स्टेट लेजिस्लेटर है उसके पास पावर है कि वो लॉ बनाएगा जो कि स्टेट लिस्ट में रहेगा। समझ गए? तो दो तरह से डिवाइड करिए लॉ। एक लॉ जो हमारा कहां लिखा हुआ है? संविधान में आर्टिकल 246 में 265 में लिखा हुआ है कि कोई भी लॉ और टैक्स ऑथोरिटी ऑफ लॉ के बगैर में कलेक्ट नहीं होगा। और लॉ बनाने का जिम्मेदारी फिर लिखा है कि 7th शेड्यूल 246 में लिखा है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में बोल दिया कि भैया यहां पे जो लॉ बनेगा वो पार्लियामेंट बनाएगा, और स्टेट लिस्ट में जो रूल लिखा हुआ है कि यहां पे जो लॉ बनाएगा वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। क्लियर हो गया? और एक लिस्ट होता है सर कंकरेंट लिस्ट। कौन सा लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास है कि वो मैटर को बनाएगा। ठीक है?
तो इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स, यहां से आप लोग को अंडरलाइन करना है। इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टैक्स, एंट्री नंबर 82 कहां पे लिखा हुआ है? 82 में लिखा हुआ और यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना, ठीक है। ऑन टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, तो ये इनकम टैक्स कहां पे मेंशन है? 82 में मेंशन है सर। कौन सा लिस्ट का? यूनियन लिस्ट का। इसका मतलब ये कौन सा टैक्स हुआ? सेंट्रल टैक्स हुआ। इसका मतलब इसका जो पैसा कलेक्ट करने का अधिकार है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और इसका जो भी लॉ पास होगा वो कहां से पास होगा? वो पास होगा पार्लियामेंट से। चीज समझ में आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब लॉ कहां से पास हुआ? पार्लियामेंट। और जो यूनियन लिस्ट में है मतलब उसका लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। और टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट लिस्ट में है वहां पे लॉ कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। और टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? ठीक है सर, ये याद रखेंगे। आगे बढ़े हम नेक्स्ट पार्ट में सर, ओवरव्यू ऑफ द इनकम टैक्स ऑफ इंडिया। It is material that we should introduce the student to the income tax law in India, and income tax consists of the following component. ये कंपोनेंट से आता है, क्या है चीज समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एक हो गया इनकम टैक्स एक्ट, एक क्या हो गया? एक हो गया एनुअल फाइनेंस एक्ट, जिसको आप बजट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है। एक हो गया इनकम टैक्स रूल, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, और फिर लास्ट में लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले एक्ट क्या है, मैं आपको ये हायरार्की बताता हूं। सबसे पहले जो आता है वो आता है एक्ट, या फिर आता है लॉ। क्या आता है? लॉ। फिर उसके बाद अगर फिर भी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो फिर जुडिशियल डिसीजन। क्या बताइए? जुडिशियल डिसीजन। और फिर उसके बाद अगर कुछ होगा तो सर्कुलर। क्या है बताइए? सर्कुलर। मतलब सबसे पहले किसको फॉलो करना है? लॉ, एक्ट को। एक्ट जो बोलेगा वही फॉलो होगा। इवन सुप्रीम कोर्ट भी एक्ट को चेंज नहीं कर सकता, उनके पास राइट नहीं, एक्ट को वो चेंज नहीं कर सकता। विद इन एक्ट के हिसाब से वो डिसीजन दे सकता है। क्या देगा? डिसीजन देगा। तो कोई भी अगर लॉ बन रहा है, एक्ट बन रहा है, तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग किसका काम है? जजेस का। इनको वो एक्ट को अच्छे से रीड करना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसका इंटरप्रिटेशन समझना पड़ता है, बिकॉज उसके बेसिस में उनको क्या करना है? जजमेंट देना है। समझ रहे हैं? तो इनकम टैक्स एक्ट में सबसे पहले एक्ट है, ये वन टाइम आया। कि ये कब आया सर? ये वन टाइम एक्टिविटी है। मतलब एक अपने लोग एक्ट बना दिए हैं। दिस इज शैल बी रिफ्लेक्ट टू द इट एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया। इट केम्स इनटू फोर्स। कब आया ये? 1 अप्रैल 1962 में। इसका कितना सेक्शन है? सेक्शन 1 to 298, और शेड्यूल क्या है? 1 to 40। ठीक है। अब हर एक सेक्शन का सब सेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? और हर एक क्लॉज का सब क्लॉजेस हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है सेक्शन 23(2)(1)(a। क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 23(2)(1)(a। इसका मतलब क्या? और हमको बताइए। इसका मतलब ये जो सेक्शन 23 है ये क्या है? ये सेक्शन है। 23(2) का मतलब क्या हो गया? ये सब सेक्शन है। और ये 1 इसमें क्या आ रहा है? क्लॉज आ रहा है। क्या आ रहा है? और ए क्या हो रहा है? ए सब क्लॉज ए है, उसमें लिखा है। मतलब आपको कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना है तो उसका सेक्शन आपको पता कर लेना है। सेक्शन आपको गूगल पे मिल जाएगा। कोई भी इतना ही नहीं है कि पूरा सेक्शन सबको याद है, किसी को नहीं पता है। सब अपने लोग बुक यूज करते हैं। तो बुक में लिखा हुआ 23(2)(1)(a। इसका मतलब 23 में जाना सेक्शन, उसका सब सेक्शन 2 चेक करना है, फिर उसका 1 में 1 क्लॉज 1 में नंबर ए वाला पॉइंट में ये चीज के बारे में लॉ में लिखा हुआ। क्लियर है? तो अपने लोग ये रेफरेंस देते हैं।
एज पर सेक्शन 2 दिस। इसका मतलब ये कहां पे लिखा है इनकम टैक्स एक्ट में, यहां पे लिखा है सर, तो वो रेफरेंस आपको समझना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और ये कहां पे है सर? एक्ट में है। अब एक्ट देखो एक बार आया, कितने बार आया? एक बार। अब लेकिन हर साल तो चेंज होता है, हर साल तो चेंज होता है। अब गवर्नमेंट को कुछ उसमें चेंज करना है एक साल के लिए, तो गवर्नमेंट क्या लाती है? एनुअल फाइनेंस एक्ट लाती है। और एनुअल फाइनेंस एक्ट लाने से पहले इसको बजट प्रेजेंट करती है। क्या प्रेजेंट करती है? बजट। तो बजट जो आता है वो आता है फरवरी के मंथ में। कब आता है वो आता है फरवरी के मंथ में। ठीक है, और जिस साल इलेक्शन होता है, सेंट्रल इलेक्शन होता है, उस साल और पहले आता है। ठीक है, सॉरी उस साल नहीं आता है बजट, या तो पहले आएगा प्रपोज, या तो फिर उस साल नहीं आएगा, फिर इलेक्शन के बाद आएगा। तो फरवरी के महीना में मेरा बजट आता है। ये बजट के बेसिस में 1 अप्रैल 2000 में 1 अप्रैल जो हो गया वो नेक्स्ट में फिर एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है। तो बजट एक्चुअल में एक्ट नहीं है। बजट का मतलब क्या हो रहा है? प्रपोज कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारा चीज लाना चाहे, और ये सारा चीज लाने के लिए वो बजट को प्रपोज करता है। वो प्रपोज कर लेने के बाद में पार्लियामेंट में डिसीजन होता है। डिसीजन ले लेने के बाद में जो एक्ट बनता है वो एक्ट अप्लाई कब से होगा? वो एक्ट अप्लाई होता है सर 1 अप्रैल से। यस। तो अभी जो बजट जो पेश की हमारी मां मतलब निर्मला सीतारमण जी जो हमारे पेश की बजट, वो बजट एक्चुअल में अभी प्रपोज हुआ है, एक्चुअल इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। वो एक्चुअल इंप्लीमेंट कब से होगा? 1 अप्रैल से। पिछला कुछ नहीं, अभी जो बजट वो इंप्लीमेंट कब से होगा? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से लेके अगला साल का 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 23 तक का वो बजट वहां पे इंप्लीमेंट होगा। कैसे बनेगा? बाय फाइनेंस एक्ट यहां पे अप्लाई होगा। और उसका जो टैक्स है वो कब देंगे? उसका नेक्स्ट ईयर। मतलब अभी जो बजट में जो भी टैक्स वगैरह के बारे में चेंजेस है वो कौन सा इनकम का? पिछला इनकम का नहीं, आने वाला इनकम जो अपने लोग अप्रैल से लेके मार्च में कमाएंगे उसका टैक्स का फैसला कब होगा? उसका नेक्स्ट ईयर। तो बजट आ गया अपने पास, तो अपने लोग जो टैक्स प्लानिंग क्यों होता है, अपने लोग रीड करेंगे टैक्स प्लानिंग। तो बजट के हिसाब से अब अपने लोग क्या करते हैं? टैक्स को इनकम जब कमाएंगे तो उस हिसाब से अपने लोग प्लान कर लेते हैं कि भैया टैक्स कैसे बचाएंगे, नहीं बचाएंगे, कितना टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, वो कंप्यूट करते हैं। जो भी देखिए, तो फाइनेंस एक्ट क्या है पढ़िए, चीज समझ में आ रहा है फाइनेंस एक्ट का? every year finance minister of government of India introduces a finance bill in the parliament budget session. When the finance bill is passed by both the house of parliament and get assent of the president, it become finance act. ठीक है, और ये ईयर टू ईयर हर साल क्या होगा? चेंज होगा बाय द फाइनेंस एक्ट। क्लियर है? उसके बाद इनकम टैक्स रूल क्या है? अब बजट जो होता है ना सर, और उसमें जो पेश होता है ना, वो टू द प्रिसाइज पॉइंट होता है। क्या होता है? प्रिसाइज होता है। मतलब इनकम टैक्स में जो भी लॉ लिखा हुआ है, जो भी अमेंडमेंट आता है ना, वो प्रिसाइज रहता है। कैसे फॉलो होगा, कंप्यूटेशन कैसे निकलेगा, वो सारा डिटेल उसमें मेंशन नहीं रहता है। उसमें जस्ट लॉ के बारे में बता दिया। उसमें जस्ट बोल दे कि पर्सन ये है, क्या बोल दिया? पर्सन के ऊपर में टैक्स देना। लेकिन पर्सन में क्या क्या आता है वो कहां बताता है? वो बताता है रूल्स में। कहां बताता है सर? रूल्स में। ठीक है, अब ये रूल्स बनाने का जिम्मेदारी किसका है? अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टैक्स की जिम्मेदारी दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। किसको बताओ? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, जिसको हेड करता है एफएम रेडियो नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर। जिसको हेड कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स एक बार आ गया है ना। अब फाइनेंस मिनिस्टर एनुअल फाइनेंस बजट लेके आया, फिर वो एक्ट भी मान लो बन गया। लेकिन इसका जो कलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, वो एमओएस नहीं करती है, सॉरी एमओएफ नहीं करती है, ये आता है सीबीडीटी। किसमें आता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये अंडर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। कौन सा बॉडी है? इंडिपेंडेंट बॉडी। मतलब इंडिपेंडेंट इन द सेंस ऑफ डिपेंडेंसी विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। और ये पूरा टैक्स का जिम्मेदारी कलेक्ट करने का किसके अंडर में? सीबीडीटी के अंदर। समझ गए?
तो पब्लिकली डील किसके साथ करेगा? पब्लिक जो डील करेगा, एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया, वो इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है? नाउ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, देखिए यहां लिखा दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज लुक आफ्टर बाय दी सीबीडीटी। तो डायरेक्ट टैक्स के लिए सीबीडीटी और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। क्या था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। उसके लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बना के, और डायरेक्ट टैक्स के लिए क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। अब सीबीडीटी क्या बनाता है? सीबीडीटी इंपावर्ड कर दिया रूल्स बनाने के लिए। जो एक्ट है ना, उसके बेसिस में रूल कौन बनाएगा? सीबीडीटी बनाएगा। और सीबीडीटी रूल जो फ्रेम करेगा उसको इनकम टैक्स रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये रूल में सब रूल्स भी हो सकता है, प्रोविजोस होगा, एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, ठीक है, एक्सेप्शन वगैरह बताया रहेगा, कंडीशन, गाइडलाइंस, वैल्यूएशन बताएगा, ठीक है। ये सारा चीज सब कुछ ये कहां पे मेंशन होगा? एक्सप्लेनेशन, क्लेरिफिकेशन भी देगा। क्या देगा? क्लेरिफिकेशन देगा, अपना रीजन बताएगा कि भाई ये रूल लाने का मकसद क्या है। समझ रहे हैं? It is important to keep in mind along with the income tax act, this rule should be studied। ये रूल को भी क्या करना है? स्टडी करना। समझ रहे? इनकम टैक्स एक्ट के साथ आपको समझने के लिए क्या पढ़ना है? रूल पढ़ना है, बिकॉज वो रूल में क्लेरिफिकेशन, गाइडलाइंस, वैल्यूएशन, हर एक चीज वहां पे मेंशन करेगा। और ये रूल इशू करने की जिम्मेदारी किसके पास है? वो है सीबीडीटी के पास। चीज क्लियर हो रहा है? बहुत कुछ समझा रहा हूं मैं, समझ रहे हैं? जो कि नॉलेज पर्सपेक्टिव से ह्यूज है। सबसे पहला बात, अगर फिर से रिवाइज करो अपना माइंड को, तो क्या था? टैक्स। टैक्स करने का अधिकार कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सा आर्टिकल? 265। क्या लिखा है? नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड, इंप्लीमेंटेड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ के बगैर टैक्स कलेक्ट या इंपोज नहीं होगा। लॉ कैसे बनता है? अब लॉ में यहाँ पे दो तरह का जिम्मेदारी, एक हो गया पार्लियामेंट, एक हो गया स्टेट लेजिस्लेचर। इन लोग का जिम्मेदारी है लॉ बनाने का, है ना? तो लॉ बनता है पार्लियामेंट, मतलब सेंट्रल लेवल का लॉ, और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लेवल का लॉ। अब ये लिस्ट कहां पे लिखा गया? ये लिस्ट लिखा गया 7 शेड्यूल पे 246 का। वहां पे दो लिस्ट है, 3 लिस्ट एक्चुअल में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी टैक्स का नाम लिखा हुआ है वो कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, लोअर हाउस, अपर हाउस। क्लियर हो गया? स्टेट लिस्ट में जो लिखा गया है उसका लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, वो लॉ बनाएगा। इंप्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। पैसा कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कंकरेंटली जहां दोनों मिलके काम करेगा, दोनों मिलके वर्क करेगा, उसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब लॉ बन गया। अब वहां पर टैक्स दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अब जो भी अगर चेंजेस अगर करना है अपने को इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स एक्ट लाया गया। वो एक्ट लाने के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो वो एक्ट वैलिड, मतलब वो एक्ट वैलिड नहीं रहेगा। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड अगर करना पड़ेगा तो उसको अमेंड करेंगे तब एक्ट बनेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट बन गया। अब इनकम टैक्स एक्ट में कुछ चीजें जो याद रखना है, एक हो गया इनकम टैक्स एक्ट, जो कि एक बार आया 1962 में फर्स्ट। उसमें पूरा एक्ट लिखा गया, उसके बारे में स्केड्यूल वगैरह, प्रोविजोस वगैरह सब सेक्शन वहां पर मेंशन कर दिया गया एक्ट में। अब उसको हर साल चेंज करते हैं अपने, है ना? वो चेंज जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये एनुअल फाइनेंस एक्ट कैसे आता है? बजट में आता है। तो फरवरी के महीना में फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करती है, फिर वो पार्लियामेंट में पास होता है, लोअर हाउस अपर हाउस में पास होके साइन लग के फिर वो एक्ट बनता है। और वो एक्ट इंप्लीमेंट कब से होगा? अप्रैल से। अप्रैल से लेके मार्च तक में उसका इनकम, मतलब जो आप इनकम कमाओगे, सपोज अभी जो हमारा फरवरी में आया, ये कि कौन सा इनकम के ऊपर है? जो आने वाला अप्रैल से लेके मार्च का जो इनकम कमाएंगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और उसका टैक्स कब होगा? 23 में। 23 में टैक्स देंगे। समझ रहे? तो आपको पहले से पता चल गया कि भैया क्या क्या टैक्स में चेंजेस होगा, नहीं होगा। तो यू वुड बी प्लान, आप पहले से प्लानिंग कर सकते हो। बिजनेसमैन सब प्लानिंग कर सकता है कैसे करके अपने को कैसे करके चलाना है। तो दिस इज द मेथड। तो वो चेंजेस होता है हर साल, ये बिल पास होगा। इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस एक्ट। अब जो इनकम टैक्स एक्ट तो आ गया, लेकिन ये जो टैक्स कलेक्शन करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया है, वो बॉडी कौन है? सीबीडीटी। सीबीडीटी किसके अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको हेड कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर।
और सीबीडीडी को हेड कौन करता है? उसका चेयरमैन, जिसको अपने लोग पढ़ेंगे आगे चल के, इसका भी हायरार्की पढ़ेंगे अपने लोग। इनकम टैक्स ऑफिसर में असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, डेप्यूटी इनकम टैक्स ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर, चीफ कमिश्नर, ये सारा का क्या प्रोसीजर है। क्लियर हो गया? तो सीबीडीडी बेसिकली क्या फॉर्म करता है? इनकम टैक्स रूल। क्या बनाता है? इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स रूल बना लेने के बाद में यहां पे सर्कुलर और नोटिफिकेशन क्या है, ये चीज याद रखेगा। अगर कोई मास लेवल में अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रहा है, क्योंकि टैक्स का जो वर्डिंग होता है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग लॉ पढ़े हैं, रिमेंबर, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ पढ़े, तो टैक्स का वर्डिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक वर्डिंग का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, लोग उसको डिफरेंट इंटरप्रेट कर सकते हैं, और जिसके बीच में झगड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, केओस हो सकता है, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो रूल्स नहीं लाएगा, वो क्या लाएगा? सर्कुलर लाता है। क्या लाता है? नोटिफिकेशन लाता है, सर्कुलर लाता है। अभी जैसे रिसेंट सर्कुलर एक आया जहां पे ये बताया गया कि जीएसटी जो है वो फुटवेयर पे 5% लग रहा था, अभी 12% कर दिया। क्या कर दिया? तो ये जो इंफॉर्मेशन लाएगा, कौन लाएगा? सीबीडीडी। वहां तो आईसी लाया, इनडायरेक्ट बोर्ड लाया। वो जो लाया वो कैसे लाएगा? वो सर्कुलर के थ्रू लाएगा। किसके थ्रू? ऑफिशियल गैजेट, न्यूज़पेपर में मेंशन होता है, ऑफिशियल गैजेट में मेंशन रहता है। गवर्नमेंट का जो साइट है, अभी ट्विटर चल रहा है ना सर, अभी तो ऑनलाइन में तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन, अनाउंसमेंट वगैरह सब ट्विटर में आपको मिलता है रियल टाइम में। अगर आपको रियल टाइम में अपडेट चाहिए टैक्सेशन वगैरह का ये लेके, तो जितना भी हमारा बॉडी है, सीबीडीडी का भी बॉडी है, एमओएस का बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, आप उसको फॉलो करिए। जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा कि नोटिफिकेशन। अब जैसा लॉकडाउन होने वाला है, तो सबसे पहला नोटिफिकेशन कहाँ मिलता है? ऑफिशियल गैजेट और ट्विटर पे। तो आप ट्विटर फॉलो करिए रियल टाइम अपडेट लेने के लिए। तो ये रूल समझ में आ गया? नाउ अब ये समझिए से लीगल डिसीजन किसको बोला जाता है? लीगल डिसीजन हो गया बेसिकली अगर कोई कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, फाइट चल रहा है बिटवीन किस केस में? सीबीडीडी के दरमियान में। किसके दरमियान में? देखिए सीबीडीडी का काम है रूल बनाना। सीबीडीडी का काम क्या है? रूल बनाना। अब सीबीडीडी का कोई ऑफिसर बोल रहा है, मान लीजिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीआईटी बोलते हैं उसको, ये बोल रहा नहीं इस पे टैक्स लगना चाहिए। एसएससी का सीए बोल रहा नहीं बेटा नहीं लगेगा। नहीं समझे? अब इसके साथ जो झगड़ा होता है, सीआईटी के साथ में जो झगड़ा होता है, एसएससी का नाम रहता है, लेकिन एक्चुअल में फाइट कौन करता है? सीए करता है, लॉयर करता है। नहीं समझे? आप देखेंगे ना बहुत सारा केस होता है, सीआईटी वर्सेस दिस, सीआईटी वर्सेस दिस। तो एसएससी के बिहाफ में अपने लोग फाइट करते हैं, अपने लोग एसएससी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग सर्विस किसको देते हैं? क्लाइंट को। क्लाइंट का पैसा बचाना हमारा काम है विद इन दी आई ऑफ लॉ। जो लॉ बना है उसके अंदर में रह के अपने लोगों को क्लाइंट को सर्विस देना है, जो कि अपने को फीस मिलता है उससे। उसका टैक्स जितना ज्यादा बचाएंगे लॉ के अंदर रहते हुए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉ के अंदर रहते हुए जो भी टैक्स बचाएंगे उससे हमारा फीस मिलता है, भाई क्लाइंट मिलेगा, पैसा हम लोग कमाते हैं वहां से। अब हमारा क्लाइंट के ऊपर में टैक्स नहीं लगना चाहिए, इनकम टैक्स वाले लोग बोल रहे हैं नहीं टैक्स लगेगा, उन लोगों को पैसा चाहिए, उन लोगों को पैसा चाहिए और अपने को टैक्स बचाना है। तो भैया जो लॉ में लिखा है वही होगा ना, तुम्हारा ना मेरा। तुम कौन हो? तुम लॉ थोड़ी ना, सीबीडीटी लॉ है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, वो गलत नहीं हो सकता है, वो गलत हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग फाइट करते हैं, तो फाइट लेके कहां जाएंगे? फाइट लेके कहां जाएंगे? अरे एक्ट पे थोड़ी, हम थोड़ी ना पार्लियामेंट में कुछ जाएंगे। देखो ना जी ऐसा ऐसा बोल रहा है आपका सीबीडीटी, पार्लियामेंट में थोड़ी ना कुछ जाएंगे भाई साहब। हम लोग कहां लेके जाते हैं उसको? लेके जाते हैं जुडिशियरी में। कहां लेके जाते हैं उसको? अपने लोग लॉ में लेके जाते हैं, जुडिशियरी में लेके जाते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको अपने लोग जुडिशियरी में लेके जाते हैं। अब जुडिशियरी में क्या होता है सर? स्टेट कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट हो गया, और फिर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो अल्टीमेट डिसीजन कहां पे है? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट को एक पर्टिकुलर चीज के बेसिस में फैसला कर दिया ना, तो वही सेम जो लेवल हो गया, सेम अगर किसी और को भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो वो जजमेंट को यूज कर करके अपने आप को बचा सकता है। मान लीजिए कि कोई एक इनकम हो गया, सैलरी का कोई इनकम था जिसको बोला सीआईटी टैक्स लगेगा,
हम बोला नहीं लगेगा, दोनों मिलकर झगड़ा किए, सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं लगेगा। समझ गए? तो केस मेरे फेवर में आ गया। अब वही केस को लेके अगर कोई दूसरा भी प्रॉब्लम में फेस कर रहा है तो उसको लिवरेज लेके, उसको यूज करके वो क्या करता है, अपना केस को भी सॉल्व कर सकता है। दैट इज द पॉइंट ऑफ जुडिशियल डिसीजन। चीज समझ में आया? अभी सुप्रीम कोर्ट बोला तो ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई हो गया, लेकिन अगर हाई कोर्ट बोल रहा है तो जैसा कैलकाटा पे हाई कोर्ट, मतलब कि वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट, कैलकाटा का हाई कोर्ट बोला कि नहीं ये लगेगा, गुजरात वाला बोला नहीं टैक्स लगेगा, तो वो अपना स्टेट के हिसाब से उन्हें इंप्लीमेंट कर सकता है। अब कोर्ट में सब कोर्ट में झगड़ा हो रहा है, सब अलग अलग, तो फिर कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट आएगा। वो एक रूल दे दिया, वो एक फॉलो कर दिया, सब खत्म। क्लियर है? चीज समझ में आ रहा है सर? तो जुडिशियली का भी इंपॉर्टेंट समझ में आया किस लिए है लॉ पे, केस वगैरह का इंपॉर्टेंस। बोलिए, यहां तो कोई प्रॉब्लम? ये जो पॉइंट है ना बहुत कम लोग बताते हैं, लॉ का रीजन और लॉ का बेसिक जस्ट सभी स्टार्ट कर देंगे आप। क्लियर है सर? नाउ अब आगे पे रीड करते हैं डिफरेंट मीनिंग। तो मीनिंग जानने से पहले एक चीज याद रखिएगा, जो टैक्स का जो बेसिक मकसद क्या है इनकम टैक्स का, वो इनकम टैक्स जो मेरा लगता है, इनकम टैक्स जो मेरा लगता है, अगर हम इनकम टैक्स के बारे में अगर हम आए तो इनकम टैक्स चार्ज होता है टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम अर्न्ड बाय दी एसएससी, बाय दी, जिसको पर्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर। ठीक है? तो कौन सा इनकम के ऊपर में टैक्स होता है? टैक्स ऑन इनकम। एक वर्ड पहले इसको अपने लोग को याद रखना है, टैक्स ऑन इनकम। दूसरा एसएससी, दूसरा क्या? एसएससी इज अ पर्सन हु पेज टैक्स, हु पेज टैक्स। और पर्सन क्या वर्ड है? पर्सन। और क्या है सर? प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो ये चार वर्ड अपने को समझना है तो इनकम टैक्स समझेंगे। क्लियर है? ना अब यहां पर चीज समझिएगा सर, यहां पे चीज समझिए, टैक्स ऑन इनकम। क्लियर है? नाउ टैक्स ऑन इनकम में इनकम दो तरह का इनकम होगा, एक हो गया रेवेन्यू इनकम। कौन सा इनकम पढ़े हैं ना अपने लोग? एक हो गया कैपिटल इनकम। नहीं, इनकम के बारे में बात हो रहा है ना सर। तो कैपिटल इनकम का मतलब क्या हो गया? लोन, गिफ्ट, सब्सिडी। समझ रहे हैं? ये सारा जो चीज, ये मेरा क्या है? कैपिटल इनकम। ये हम कमाए नहीं है। रेवेन्यू इनकम का मतलब क्या हो गया? जो हम इनकम अर्न किए, क्या किए? अर्न किए। ये इनकम अर्न है, और ये क्या मेरा इनकम अर्न नहीं है, ये मिला है। समझ रहे हैं? तो इनकम अर्न अगर है और कैपिटल इनकम है, तो कैपिटल इनकम में कोई टैक्स होना चाहिए क्या? आप लोन लिए, टैक्स लगेगा क्या? लोन पे टैक्स लगेगा भैया, लोन तो लायबिलिटी है, इनकम थोड़ी ना है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो कैपिटल रिसिप्ट अगर कोई है तो उसके ऊपर में टैक्स नहीं लगता। रेवेन्यू नेचर का इनकम है, इसके ऊपर में टैक्स लगता है। अब इसके ऊपर में भी दो तरह का मामला है, इसमें से कुछ को एग्जेम्प्टेड कर दिया है। क्या कर दिया सर? बोला कि कुछ कुछ इनकम वगैरह है उसको अपने लोग माफ कर देते हैं। एग्रीकल्चर इनकम माफ है, पढ़ेंगे अपने लोग। ये एग्जेम्प्टेड इनकम भी सिलेबस में हमारा 5 मार्क्स का। आपको इसमें से सिंपल सा क्वेश्चन पूछता, नेम एनी 5 इनकम विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो एग्रीकल्चर इनकम हो गया, आप जो स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप, वो भी क्या है? एग्जेम्प्टेड है। कोई बच्चा अगर कमा रहा है, जैसा चाइल्ड वगैरह ऑनलाइन वगैरह में बहुत कमा रहा है, बेटा शो में चल गया, पैसा कमा रहा है, तो उसका इनकम एग्जेम्प्ट है 1500 का। आपको कोई भारत रत्न अवार्ड मिला है, वीर रत्न अवार्ड मिला है, तो वो एग्जेम्प्टेड है। कोई आपको यूनाइटेड नेशन वगैरह से कुछ पैसा मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है, वो एग्जेम्प्ट है। समझ रहे हैं? इनकम फ्रॉम ट्रेड यूनियन एग्जेम्प्ट है। सिक्किम में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर में इनकम टैक्स नहीं लगता है, वो एग्जेम्प्ट है। नहीं लगता।
है, उन लोगों को प्रिविलेज दिए गए। जब वो पढ़ाएंगे इनकम टैक्स तो रीजन बताएंगे किस लिए। नहीं, माइनॉरिटी ऐसे नहीं है, उन लोगों को प्रिविलेज दिए गए, क्यों दिए गए वही बताएंगे। तो ये एग्जेम्प्टेड है, इनके ऊपर में कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। क्लियर हो गया? तो चीज समझ में आ रहा है? सबसे पहले इनकम में आपको क्या जानना है, कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू। कैपिटल में कोई टैक्स, रेवेन्यू में भी फिर आपको समझना है कौन सा एग्जेम्प्टेड है, कौन सा टैक्सेबल। अब जो टैक्सेबल है ना सर, जो टैक्सेबल है ना, इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितना कैटेगरी में? जिसको बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये अपने को पढ़ना है, ठीक है? 5 हेड्स ऑफ इनकम है सर। 5 हेड्स ऑफ इनकम में सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या बताइए? है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो देखिए इंसान का इनकम बहुत कम जगह से है, खर्चा क्या है बहुत सारा। तो इनकम या तो आप जॉब करोगे, या तो बिजनेस, प्रोफेशनल इनकम, या तो कोई एसेट्स को बेचोगे खरीदोगे, बेचोगे खरीदोगे, यही प्रॉफिट है। या तो कोई रेंटल इनकम, जगह खरीद के भाड़े पे लगा दी, यही ना इनकम है। तो उस चीज को बाइफिकेशन किया गया है कि इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब यहां पर याद रखिएगा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। एग्जिस्ट होना चाहिए। वहां से जो इनकम आ रहा है वो आप कहां दिखाओगे? इनकम फ्रॉम सैलरी में। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, क्या करते हैं सर? जॉब करते हैं। तो वो जो जॉब से पैसा आ रहा है वो आप कहां दिखाओगे? इनकम फ्रॉम सैलरी। ये इनकम के ऊपर है, एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर के लिए तो खर्चा है, आपके लिए इनकम है। तो आप वो जो पैसा कहां पे शो करोगे? इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है? लेकिन उसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। अब जैसा कुछ होता है ना कि कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में हायर कर लिया। अब जैसा कि मान लो कि मेरा फर्म है, तो मैं जो क्लाइंट से जो पैसा लेता हूं मैं उसका एम्प्लॉय हूं क्या? मैं हम उसका एम्प्लॉय है क्या? मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, कंसल्टेंट हूं। समझ रहे? तो मैं उससे जो चार्ज करूंगा वो फीस चार्ज करूंगा। तो मेरे लिए वो जो फीस वाला जो इनकम है मेरे लिए वो सैलरी नहीं है, मैं यहां नहीं दिखाऊंगा। इसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। वो मेरा बॉस नहीं है ना, मैं उसका एम्प्लॉय हूं, तो ये मेरा सैलरी में नहीं आएगा। जहां पर बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, बोलेगा बेटा उठ, आप उठ गए, बोलेगा बैठ, आप बैठ गए। बोलेगा कल सुबह 9 बजे आ जाओगे, तो बड़ा भगा देंगे, आप पहुंच गए 8:30 बजे। डर है, वो डर वाला जो क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है ना सर। अब वो मतलब हंसी मजाक कर रहा है, अनसन वगैरह, फिर भी हंस रहे हैं, पगला लोग तरी। आप बटरिंग कर रहे हैं उसको। वो क्या है सर? एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, आप उसको अच्छा करना रिलेशनशिप। अब बेटा एम्प्लॉय को जोक मारा, आप उसको बोल देंगे फालतू आदमी हो तुम, खत्म खत्म हो गया बेटा, पैक कर लो। कोई बोलता है क्या? बॉस लोग एरोगेंट होता है, एटीट्यूड दिखाता है, आपसे काम कराता है, पागल लोगों की तरह खाली काम 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 करता है ना। आप उससे पीठ पीछे गाली देते हैं, बहुत कुछ बुरा बोला बोलेंगे, वो मतलब कॉमन सा बात। वही रिलेशनशिप अगर रहेगा तो इनकम फ्रॉम सैलरी में दिखाएगा। समझिए? दूसरा सर, दूसरा हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या बताइए? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, ट्यूशन जो आप पढ़ाते हैं, ट्यूशन क्या वो सैलरी है? बिजनेस में आएगा, अदर सोर्स में पढ़ेंगे हम लोग। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहां पे दिखाते हैं रेंटल इनकम। क्या दिखाते हैं बताइए? रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कहां से बताइए? प्रॉपर्टी। अब यहां पे प्रॉपर्टी का डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी मतलब कुछ भी, लैंड को छोड़ के। लैंड मतलब ऐसा जमीन नहीं, लैंड का मतलब स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टी मतलब कोई स्ट्रक्चर, जैसा ये जो है ये जगह, ये क्या है? प्रॉपर्टी है ना। फ्लैट हो गया,
फार्म हाउस हो गया, फैक्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो गया, गाय का तबेला हो गया, शेड हो गया, वो सब कुछ मतलब एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, भले जमीन एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, अब बोला भैया रेंट में ले लो, फैक्ट्री गोडाउन, ये सब से जो आप रेंट पे दे के पैसा कमाते हो उसको क्या बोलते हैं? रेंटल इनकम। वो कहां पे टैक्सेबल होगा? वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन कुछ कुछ सियाना लोग हैं, सियाना मतलब स्मार्ट लोग हैं, अपना दोस्ती वगैरह दिखा के, रिलेशन वगैरह दिखा के कुछ जगह का रेंट ले लिया 10,000 रुपए महीना में, कितना में 2-3 महीना चलाया, चल नहीं पा रहा, अब क्या करे भाई साहब, किसी और को रेंट में दे दिया, किसी और को रेंट में दे दिया 25,000 रुपए, कितना में? 25,000 रुपए में। चीज समझ में आ रहा है? तो वो बंदा ओनर नहीं है और वो रेंट में दे रहा है, लेकिन वो कौन सा रेंट है? सब रेंट, जिसको सब लेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो भी तो रेंटल इनकम कमा रहा है, लेकिन वो रेंटल इनकम के लिए वो ओनर नहीं है, वो इनकम यहां पे चार्ज नहीं होगा। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग यहां नहीं आएगा। ओनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। 3 चीज अपने लोग पढ़ेंगे, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एसएससी क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए, वही ओनर होगा, वही टैक्स देने वाला चाहिए। और थर्ड में द बिल्डिंग इज नॉट यूज फॉर द एग्रीकल्चर, फॉर बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगा तो फिर वो बिजनेस में चला जाएगा, रेंट पे नहीं हुआ। आप अपना जगह उसमें धंधा कर रहे हैं तो खुद को खुद से रेंट दीजिएगा, एक हाथ से तो दूसरा हाथ से लो, तो वो रेंट में नहीं आता है। चीज समझ में आ रहा है? इसके अलावा आजकल के टाइम में हर एक चीज भाड़ा में मिलता है बॉस, एंड हर एक चीज मिलता है, आई मीन इट, हर एक चीज भाड़ा पे मिलता है ना? एक दिन का बाप भी मिल जाता है, बस पैसा देने वाला चाहिए। मेरे साथ ना एक इंसिडेंट हुआ था, एक दोस्त का इंसिडेंट बता रहा हूँ। स्कूल वगैरह में जब पढ़ लेते ना तो पेरेंट्स कॉल हुआ था उसका, हम लोग सबका कॉल हुआ था, तो सब अपना माँ बाप को लाया। एक मेरा दोस्त भी अपना बाप को उठा के लाया कहाँ से, हाँ, लेकर आया तो भाई था प्रिंसिपल के साथ मीटिंग पे था। और प्रिंसिपल बोला अरे आपका लड़का ऐसा है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, ये करता है, खाली हंसी मजाक आवारा वारा ये सब सब करता है। अब वो गुस्सा हो गया, ऐसा करता है मेरा लड़का, ये करता वो करता, दाम दाम 2-3 तो थप्पड़ लग दिया वहां, लाल वाले ने पूरा भारी कर दिया। समझे? बाद में जब पता चल रहा है तो भाई साहब रिक्शा वाला था वो, उसको उठा के शर्ट पैंट और दिखा के कहाँ अरेंज करके उसको लेके आया पेरेंट्स मीटिंग में, और वो जमा दिया वहां पेरेंट्स। अब नीचे जाके गुस्सा, तुम मारने के लिए पैसा दिया, बोला बेटा हम तुम्हारा बाप है ना, तो उस सिचुएशन में तुमको मारेंगे नहीं तो वो लोग को कैसे लगे हम तुम्हारा बाप है? सच है। तो ये भी है। अच्छा, और भी अभी मार्केट में नया ट्रेंड चल रहा है सर, एक दिन में शेरवानी भी मिलता है भाड़ा में, एक दिन में शादी का जोड़ा भी मिलता है भाड़ा में, आपको पता होगा। नहीं समझे? जो लोग शादी करते हैं ना उन लोग से पूछिएगा कितना खर्चा है, तो लोग कुछ कुछ लोग खर्चा बचाने के लिए ना एक दिन का शो ऑफ है बॉस, एक दिन का शो ऑफ है, एक दिन का मजा है। बस स्टेज में तुमको एक दिन के लिए 3-4 घंटा के लिए नमूना के तौर पे खाली बैठना है, बस अरे मजा लेने के लिए आदमी 10 लाख 20 लाख रुपए खर्चा कर दे रहा है कि नहीं? अब वहां पे दिमाग में सोचिए, अब लड़की इतना पूरा भारी भरकम पूरा पहन वहन के आएगी, उसका खर्चा 1 लाख रुपया, कितना घंटा के लिए? और वहां एक तो सीए फीए मिल गया, वो बेटा दिमाग लगागा, लड़की अगर सी निकल के दिमाग है रे बाबा 1 लाख रुपए का जोड़ा पहनेंगे 4 घंटा के लिए, वो भी फिर इसको कब पहनेंगे नहीं पहनेंगे पता नहीं। समझ में आ रहा है? तो लोग क्या करता है ना कि उसको भाड़े पे ले लेता है। क्या पे ले लेता है? भाड़े पे ले, समझ गए? तो रेंट इनकम सिर्फ प्रॉपर्टी का रहेगा तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, अदर देन अगर कहीं और से रेंट वगैरह कमा रहे हैं तो वो वहां पे नहीं है। आपको पता है ये एसी वगैरह ये सब भाड़े पे मिलता है, लैपटॉप कैलकुलेटर सब भाड़े पे मिलता है, गाड़ी भी भाड़े वगैरह पे मिलता है, बहुत सारा चीज, वो सब अपने लोग हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिखाते हैं, वो सब नहीं जाएगा। थर्ड में लिखे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन।
ठीक है। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नाउ सर दो चीज यहां पर बता रहे, एक बिजनेस एक प्रोफेशन। हमको बताइए बिजनेस और प्रोफेशन क्या मतलब हुआ, पढ़े आप। एक हो गया बिजनेस, एक हो गया प्रोफेशन, मतलब बताइए। बिजनेस जिसमें आप कुछ गुड्स बेचते हैं या तो सर्विसेज बेचते हैं, कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टीज उसमें नहीं चाहिए, इन द नेम ऑफ प्रोफेशनल नहीं होता, दैट इज नोन एज व्हाट, बिजनेस मीन्स। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोफेशनल लोग बिजनेस करते नहीं है, इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस विद दे सेल देयर एक्सपर्टीज। क्या सेल करता है, स्किल नॉलेज अपना जो बेचते हैं, दोस आर नोन एज प्रोफेशन, कैन नॉट बी टोल्ड एज बिजनेस। क्लियर है। तो उससे अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आप कहां दिखाओगे, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है। नंबर 4, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्या बताइए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नाउ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन किसको बोलते हैं, कोई आप एसेट्स खरीदे, एसेट्स एक्वायर्ड किया आपने 1,00,000 रुपए, इसको फिर आप बेच दिए 1.5 लाख रुपए में, प्रॉफिट कितना कमाया, ये जो 50,000 का जो प्रॉफिट कमाया इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, है ना। ये भी तो आपका इनकम हो गया। तो ये टैक्सेबल कहां पे होगा, ये टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन। ये टैक्सेबल क्या होता है, कैपिटल गेन। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में बेसिकली दिखाते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। इसमें हम तो लोग पढ़ेंगे आगे चल के, दो तरह का एसेट्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। तो वो जो इनकम है उसको अपने लोग कहां दिखाएंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, जिस तरह से शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, क्रिप्टो करेंसी भी अभी कैपिटल गेन्स में ही आ गया टैक्सेबल 30%। 30% टैक्स ब्रैकेट में भी लॉन्च हुआ ना सर, कैपिटल गेन्स के ऊपर में 30% टैक्सेबल है। नंबर 5 में आ गया लास्ट में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझ गए, इसका सिंपल सा मतलब है सर, जो बच गया, जो किसी में नहीं गया वो किस में जाएगा, तो सब कवर हो गया ना सर, सब कवर हो गया ना। एक 50 लोग का टीम था, उसमें से बोला ते रूम में जा, ते रूम में जा, ते रूम में जा, बाकी को बोला ते लोग सब इस रूम में आ जा, मतलब क्या होगा, सब आ गया। मतलब जितना भी टैक्सेबल इनकम है वो सब का सब टैक्सेबल में आ जाएगा इन पांचों हेड में। ठीक है, तो जो किसी भी हेड में नहीं जाएगा वो कौन सा हेड में जाएगा, अदर सोर्सेज में। तो एक बात चीज समझिएगा, एग्जाम में एक 5 नंबर का ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको जस्ट नाम दे देगा, नेम ऑफ इनकम का नाम दे देगा और आपको बोलेगा कौन सा हेड में जाएगा, कौन सा हेड में जाएगा। तो 5 हेड में याद रखिएगा, अगर सैलरी से रिलेटेड है ना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर रेमुनरेशन कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। लेकिन डायरेक्टर का सिटिंग फीस, क्या बोलेंगे, डायरेक्टर का सिटिंग फीस, वो कहां आता है, वो आता है अदर सोर्सेज में, रेमुनरेशन नहीं है उसका, है ना। कोई जैसा कि मान लीजिए कि बहुत सारा ट्यूशन, बहुत सारा टीचर लोग स्कूल में होता है, तो स्कूल का जो टीचर है जो सैलरी मिल रहा है वो कहां चार्ज करेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी पे। लेकिन एग्जामिनर अगर वो बना है तो एग्जाम का जो इन्विजिलेटर का फीस मिलता है, पेपर जो उसके पास आ रहा है, पेपर का जो चेक करता है, बात समझ रहे, ये जो उसका एडिशनल इनकम है, क्या वो सैलरी है, ये नहीं है, कहां दिखाएगा वो, अदर्स। समझ रहे हैं। अब जैसा कोई टीचर को कोई बुलाया गया, इनवाइट किया गया कोई पब्लिक फोरम में स्पीच करने के लिए, कोई टॉपिक में देने के लिए, तो लोगों को पैसा मिलता है, पता, तो वो जो अर्निंग जो करता है स्पीच से जो पैसा मिलता है वो कहां जाएगा, अदर सोर्सेज। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो कहां आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अदर देन हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई और इनकम हो रहा है वो कहां जाएगा, अदर सोर्सेज में। सब लेटिंग कर रहे हैं आप, एक से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बीच में रेंट कमा रहे हैं, ये कहां जाएगा, अदर सोर्सेज। बिजनेस से रिलेटेड इनकम है, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। प्रोफेशन से रिलेटेड है, कहां पे दिखाओगे, बोलो, प्रोफेशन पे। ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कोई एसेट्स को बेच रहे हैं, बेच के प्रॉफिट कमा रहे, कहां जाएगा, कैपिटल गेन में।
और जो भी बच गया वो कहाँ चल जाएगा, अदर्स में। क्लियर हुआ? यहीं तक रखते हैं अपने लोग, नेक्स्ट क्लास में फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे।